में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः वेलकम है। जैसे इसके पहले हम लोग 13 सीरीज तक हिंदी में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग हिंदी विषय से ही जो आपके पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक के आज 14 पाठ अर्थात 14 सीरीज को अध्ययन करेंगे। और यह 14 सीरीज में लोकगीत है और इस लोकगीत के बारे में आप अवगत होंगे कि लोकगीत क्या होता है। आप गाँव में देखते हैं और गाँव में जैसे जो गीत गाए जाते हैं, गांव में तरह तरह के गीत बनाए जाते हैं। आप इसके संदर्भ में कुछ बातों को समझेंगे आज। जैसे लोकगीत अपने लिए अगर कहा जाए कि एक तरह की लोच और ताजगी भरी लोकप्रियता के संदर्भ में अगर हम कहें कि शास्त्रीय संगीत है तो शास्त्रीय संगीत नहीं है, यह शास्त्रीय संगीत से बिल्कुल भिन्न है। खासकर लोकगीत जो होता है यह सीधे जनता के संगीत माने जाते हैं कि जनता जो होती है उसके लिए अपनी एक संगीत होता है। आप गांव में देखेंगे, घर पे देखेंगे, घर पे, गांव में और नगर में जनता जो होती है इस गीत को गाने का काम करती है और जनता इस गीतों को गाती है। इसके लिए किसी प्रकार की साधना की जरूरत नहीं होता है। लोकगीत जो भी होता है इस लोकगीत के लिए किसी तरह की साधना की जरूरत नहीं होता है। आप त्योहारों पे देखेंगे, विशेष अवसरों पर देखेंगे कि आपके घरों में कोई विशेष अवसर होता है, कोई त्योहार होता है। ऐसे त्योहारों में, विशेष अवसरों पर एक गीत हमेशा गाए जाते हैं और खासकर यह शुरू से ही बहुत पहले से यह गाए जाते रहे हैं और यह कंटिन्यू, अगर आप बातें करेंगे इसमें कि कंटिन्यू रूप से यानी बहुत पुराने समय से, पुराने जमाने से यह गीत की एक परंपरा है जो लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। और इसके रचने वाले भी अगर हम देखें तो रचने वाले भी कोई दूर के लोग नहीं होते हैं बल्कि गांव के ही लोग होते हैं। गांव के लोग ही इस गीतों को रच लेते हैं और रच के गाते हैं। और खासकर स्त्रियां भी जो होती है, स्त्रियां भी इनकी विशेष, अगर रचना की बात करें तो यह रचना में विशेष तरह से अपने हिस्से को निभाती है। और एक गीत जो होते हैं इसमें अगर बहुत बड़े साज बाज की जरूरत आए तो ऐसा साज बाज की जरूरत नहीं होता है। लोकगीतों को गाने के लिए बहुत लंबे चौड़े पसारे की जरूरत नहीं होता है। साज बाज की मदद के बिना ही साधारण ढोलक या झाल के माध्यम से या करताल के माध्यम से या बांसुरी आदि के माध्यम से, इसी की मदद से इस गीत को गाया जा सकता है। इसलिए लोकगीत जो होते हैं हमारे गांवों के लिए और सभी गांवों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, सबके लिए प्रिय होता है क्योंकि सबको समझ में और सबके विचारों के हिसाब से यह गीत भी तैयार होता है। आप इस पे कुछ और बातों को देखेंगे जिसमें एक ऐसा जमाना था, एक ऐसा समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने, जो भी शास्त्रीय संगीत होता था उसके सामने इसे हे दृष्टि से समझा जाता था, इसको हे नजर से देखा जाता था। अभी हाल तक हम बात करें तो अभी हाल फिलहाल के समय तक इसकी बड़ी ही उपेक्षा की जाती थी, इसकी कद्र नहीं होती थी। और साधारण जनता की ओर जो लोग, अगर हम बातें करें कि साधारण जनता की ओर अगर जो लोग की या जिन लोगों की बातें अगर आती है कि साधारण जनता जो भी होती थी, ऐसे साधारण जनता के तरफ से जो लोग इसे फीकी नज़र से समझते थे, अर्थात इसका मुश्किल से अगर हम कहें तो इसका उतना कदर नहीं होता था, अर्थात इस गीत का बहुत ज़्यादा कदर नहीं होता था। तो साहित्य की अगर हम देखें, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी देखते हैं तो इसमें भी काफी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत से लोग जो अलग अलग बोली में, अलग अलग भाषाओं में लोक साहित्य और जो लोकगीत होते हैं ऐसे लोकगीतों को या लोक साहित्यों को के संग्रह पर कमर कसने के लिए तैयार हुए हैं। और इस प्रत्येक प्रकार के जो अनेक संग्रह की हम बातें कर रहे हैं कि वैसे संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। जैसे लोकगीतों के कई प्रकार होते हैं, अगर हम उसके अलग अलग प्रकारों की बात करें तो लोकगीत के बहुत प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं लोकगीत के, जिनमें अगर हम इनके एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, जिसमें यह अगर हम कहें कि इस देश में जो आदिवासी हैं, आदिवासियों के संगीत की अगर हम बात देखते हैं कि जो भी आदिवासी हैं अपने देश के जगह जगह पे, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, आप रांची में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, हर जगह पे तो आदिवासी हैं, लेकिन सभी आदिवासी जो होते हैं अलग अलग कौम के, अलग अलग मान्यता वाले लोग होते हैं, तो या अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे, दक्कन में देखेंगे, छोटा नागपुर में देखेंगे, इसके साथ हम देखेंगे कि गोंड में, खांड में देखेंगे, गोंड खांड में, ओरांव में देख सकते हैं, मुंडा जैसे है, गोंड में खांड जनजाति है, ओरांव में मुंडा है, भील
जो जनजाति है वो संस्थाल परगना में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी जो फैले हुए हैं उनमें आज भी जीवन नियमों की जो जकड़ है या जीवन नियमों की जो पकड़ है वे जकड़ में इस तरह से बंध ना सका और निर्द्वंद के रूप में यह लहराता है, लहराते हुए नजर आता है। फिर आपको यहाँ मिलेगा कि इनके गीत और नाच अधिकतर में अधिकांश रूप से आप देखेंगे कि साथ साथ और बड़े बड़े जो दल होते हैं, बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे भी जाते हैं। कुछ लोग दल बना बना के नाचते हैं, कुछ ऐसे संगीत होते हैं जहाँ पे अकेले भी नाचे जाते हैं, गाए जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ कुछ दल बना के नाचे जाते हैं और उस दल में जैसे आपको मिलेगा कि 20 के दल होते हैं, 30 आदमियों के दल होते हैं और औरतों के दल भी एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते भी हैं। दिशाएं उसमें क्या होती है कि जब एक गीत चलते हैं, ऐसे संगीत चलते हैं तो दिशाएं गूंज जाती है, दिशाएं गूंजने लगती है। और पहाड़ी के क्षेत्रों में आप देखेंगे, पहाड़ी जैसे जगहों पे तो पहाड़ियों के अपने जो गीत होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो होते हैं उनके जो अपने गीत होते हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी वो अशास्त्रीय के रूप में, या अर्थात हम कह सकते हैं कि अशास्त्रीय होने के कारण ही इस तरह से उनमें अपनी एक समान भूमि भी है। और गढ़वाल की बात करें, किन्नौर, कांगड़ा की अगर हम बात करें कि गढ़वाल के देखेंगे, किन्नौर के देखेंगे, कांगड़ा के देखेंगे, आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी अलग अलग विधियां देखी जाती है। और ऐसी विधियां होती है कि उनका अलग नाम ही ऐसे पहाड़ी पड़ गया है, पहाड़ी नाम दे दिया गया है उसका। फिर हम वास्तविक जीवन की बातें करें, अपने वास्तविक जीवन को देखें, जैसे वास्तविक लोकगीत देश के जैसे गांवों में हम देखेंगे, देहातों में देखेंगे कि गांवों में और देहातों में या खासकर देखने के लिए जरूर मिलता है, इनका संबंध देहात की जनता से बहुत ज्यादा होता है। लोकगीत जो भी होते हैं खासकर देहात की जनता से या बहुत ही संबंधित होते हैं और देहात की जनता इसे बहुत पसंद भी करती है, इसे बनाती भी है, गाती भी है और बड़ी जान होती है इनमें। जैसे आप देखेंगे कि चैता होता है, चैता आप देखते हैं ना, फगुआ होता है, तो फगुआ होता है, चैता होता है, कजरी होता है, बरहमासा होता है, सावन आदि जैसे मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश में के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में यह गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत होते हैं। पंजाब में आप देखेंगे कि महिया आदि इसी प्रकार के ही एक गीत हैं जिसमें हीर रांझा की बात आती है। उसमें इस गीत के अर्थों में हीर रांझा की बात होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि राझा, यहाँ हीर रांझा के बाद सोहनी महिवाल का बात आता है। इसके बाद आपको मिलेगा कि जो संबंधी इस तरह के गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत जो राजस्थान में बड़े चाव से या देखने के लिए आपको मिलेगा और देखे जा सकते हैं। फिर आपको यहाँ मिलेगा कि इन देहाती में या जो देहाती गीत होते हैं, देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को, जो हम पूरी कल्पना करते हैं, मन के अंदर कल्पना करते हैं, कोई इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय जो रोजमर्रा होते हैं, ऐसे रोजमर्रा के बहते जीवन में जो भी बहते हुए जीवन होते हैं वैसे जीवन में लेते हैं, जिसमें वे सीधे नरम को छू लेते हैं। हम लोगों की जो सीधे नरम की स्थिति होती है उसको छू लेने का एक काम करते हैं। उनके ऐसे राग होते हैं और भी साधारण जो पीलू होते हैं, सारंग होते हैं, दुर्गा होते हैं, सावन होते हैं, स्वरठ होते हैं, आदि आदि करके कई तरह के ऐसे लोकगीत होते हैं। कहरवा की बात देखेंगे, बिरहा समझते हैं, धोबिया समझते हैं, आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं, बहुत गाए जाने वाले लोकगीत हैं और बड़ी ही यहाँ भीड़ आकर्षित भी होते हैं। इनकी भाषा जो होती है, भाषा के संबंध में यह कहा ही जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में ही गाए जाते हैं और बोलियों में ही बनाए जाते हैं। इसी कारण से बड़े ही आहतकार और आनंदमय यह लगते हैं, सबको समझ में आता है, छोटे बच्चे से लेकर और गांव में अनपढ़ लोग तक भी इसको समझ पाते हैं। राग जो होता है, राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इतनी सफलता का, इसके एक तरह से हम कहें तो इसके सफलता का मूल कारण भी होता है, क्योंकि हर किसी को आसानी से समझ में आ जाता है जो भी बोलना सीखता है, क्योंकि वहाँ का लोकल या अर्थात वहाँ का जो व्यवहारिक रूप से जन्म भाषा जो होते हैं उसी भाषा में इसको बनाए जाते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का यहाँ प्रचार हुआ है। तो विदेशिया का प्रचार देखेंगे, यानी गाने वाले के अनेक समूह इन्हें
गाते हुए देहात में फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो विदेशिया होता है। उधर के जो जिलों में विशेषकर हम देखेंगे बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं है, और विदेशिया जो है इतना लोकप्रिय है कि इन गीतों के में अधिकतर रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि रसिक प्रिय जो होते हैं, रसिक प्रियों और जो प्रियाओं की बात रहती है परदेसी प्रेमी की, और इनमें करुणा और विरह का रस भी मिलता है। जंगल की जातियों की स्थिति को अगर हम समझें तो जंगल की जातियां जो होती है आदि के भी दल, यहाँ जंगल की जातियों की स्थिति के दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि के गाए जाते हैं। इसके साथ पुरुष एक ओर, स्त्रियां दूसरी ओर, और ऐसे करके भी कुछ लोकगीत होते हैं एक दूसरे को जवाब में एक दल दूसरे दल को अलग अलग एक दल बांधकर या दल बनाकर वे गाते हैं और दिशाएं वहां गुजा देते हैं, दिशाएं गुजने लगती है। पर इधर कुछ अगर हम देखें कि कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का बहुत ही ह्रास हुआ है, बहुत तरह से कमी देखने के लिए मिल रहा है। एक प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने के रूप में जैसे कहा जाता था अल्लाह के है, अल्लाह के रूप में एक गाने गाए जाते थे अल्लाह, और उसके बाद आप देखेंगे रुदल। तो इस तरह के अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं, और बुंदेलखंडी के रूप में आरंभ में तो इनको चंदेल राजाओं ने, राजकवि जो जगनिक के रूप में हम देखेंगे कि राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का एक तरह से अपने महाकाव्य में भी बखान किया था। और उस बखान पर हम नीचे ही उनके छंद को लेकर जनबोली की बातें करें तो जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती जो कवि हैं, ऐसे कवियों ने भी समय समय पर अपने, जो देहाती कवि के रूप में अगर देखेंगे तो समय समय पर अपने विचारों को या अपने गीतों को यहाँ पे उतारने का भरसक प्रयास किए हैं। और तो और हम देखेंगे कि ये गीत हमारे गांव में, जो हमारे गांव होते हैं, देहात होते हैं, ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत ही प्रेम से और बहुत ही प्रेम से गाने का काम किया जाता है। इन्हें गाने वाले गांव के ढोलक जो होते हैं, जो ढोलकी होते हैं, ढोलक लेकर गांव-गांव में ढोलक लिए फिर गाते फिरते हैं। और इसी तरह की या इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान अगर देखें तो जो स्थान होता है उन्हें नट रस्सियों पर जो खेलने की बात होती है, खेल करते हुए वे गाते भी हैं। अधिकतर एक गद्य पदात्मक है और इनमें अपने बोल भी होते हैं, जो अपने निजी बोल होते हैं। अनंत संख्या में अगर हम समझें तो अनंत संख्या अपने देश के स्त्रियों के गीतों की इस प्रकार की होती है। तो ये गीत भी लोकप्रिय, अगर हम कहें कि लोकगीत ही पर आधारित, या अधिकतर इन्हें ही औरतें ही गाती है, इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही भी है, यानी औरतें गाने का भी काम करती है और इसे सृजने का काम अर्थात इसे बनाने का काम, इस लोकगीत को रचने का काम भी ज्यादातर औरतें ही करती है। वैसे मर्द रचने वाले जो होते हैं तो रचने वालों या गाने वालों का भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेष रूप से स्त्रियों से ही जुड़ा होता है। इस दृष्टि से अगर हम बातें करें, इस दृष्टि से समझें तो भारत इस दिशा में सभी देशों से एक तरह से भिन्न दिखता है, या सभी देशों से बिल्कुल या भिन्न है भी, क्योंकि मिले जुले ही है। और इसमें क्योंकि अगर हम बातें करते हैं कि संसार के अन्य देशों के स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, बल्कि ये मिले जुले ही नजर आते हैं। त्योहारों पर अगर हम बात करें कि त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के कुछ इस तरह के होते हैं, या गली के जन्म आदि अवसरों पर अलग अलग गीत होते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज के भी नहीं, बड़े प्राचीन काल से यह गाती हुई चली आ रही है, क्योंकि औरतों का रचा हुआ यह गीत है। और महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में इस तरह के गीतों की बात, उनके गीतों का एक हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे सोहर की बात, सेहरा की बात आदि ऐसे जो लोकगीत हुए हैं, उनके अनंत गानों में से कुछ इस प्रकार के ही हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे जो लोकगीत है या पुरुष और नारियां दोनों मिलकर एक साथ गाते हैं। एक विशेष बात यहाँ पे यह बन जाती है, विशेष बात यह आती है कि नारियों के गाने जो होते हैं साधारणतः अगर हम कहें कि अकेले नहीं गाए जाते, बल्कि नारियां जो होती है एक दल बना के गाती है, दल बांध के गाए जाते हैं।
अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, अनेक आवाजें जो होती है एक साथ गाने का काम करती है। यद्यपि अगर हम कहें तो अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, कुछ ऐसी औरतें होती है जो एक दूसरे से मेल नहीं करता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। जब वे सभी एक राग में भले गाते हैं लेकिन आवाजें नहीं मिलती है, फिर भी वो सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो लोकगीत होते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं जो होती हैं, गायिकाएं भी होती है जो विवाह के समय में, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती है, और सभी ऋतुओं में स्त्रियां जो होती है उल्लसित होकर दल बांधकर गाने का काम करती है। पर होली में देखिए, बरसात में देखिए, इसके बाद बरसात की कजरी की बात करेंगे, आदि में उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है और बहुत ही मनोरंजक भी लगता है। पर सारे देश में, अगर हम देश के कश्मीर में बातें करें, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, और इसके बाद काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, और राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने एक तरह के विद्यापति हैं। स्त्रियां स्त्रियां जो होती है ढोलक की मदद से भी गाती है। अधिकतर इस प्रकार के उनके गाने के साथ नाच में भी वह पारंगत होती है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन अगर हम कहें, जिसे गरबा कहते हैं, तो एक गरबा है जिसे विशेष विधि के एक तरह से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है, और साथ ही लकड़ियां भी बजाने का काम करती है। जो औरतें गाती है लकड़ी के साथ, लकड़ी बजाते हुए वह गाती है और घूम घूम के गाती है। जो बाजे का काम वह करती है, लकड़ी जो होता है वो बाजे का काम करता है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच भी जो होता है नाच ही है। सभी प्रांत में यह लोकप्रिय हो चला है, सभी जगह पे इसे लोग लोकप्रियता के रूप में देख रहे हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में जो रस्सियां चलता है, जिसे दल के लोग, यानी दल के जो दल लोग होते हैं, या गाते भी हैं, और स्त्रियां विशेष तौर पर उसे गाती हैं। गांव के गीतों के अगर वास्तविक रूप से हम समझें तो वास्तव में अनंत प्रकार हैं, और अनंत प्रकार में जहां इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्त्रियों की कमी कहां रह जाती है। और तो और उधाम जीवन के ही अगर हम कहें कि वहाँ के अनंत असंख्य यानी संख्यक गाने प्रतीत होते हैं, और सभी राज्यों के, सभी प्रांतों के अपने अपने लोकगीत बहुत ही मशहूर और बहुत ही लोकप्रिय हैं। और इस तरह से आपको ये पता चला कि प्रत्येक राज्यों में भारत जो है, यहाँ हर जगह पे अलग अलग प्रकार के लोकगीत के मामले में सुसज्जित है, और काफ़ी ही मनोरंजन या दृश्य होता है। तो इस तरह आज हम लोगों का ये सीरीज समाप्त हो रहा है। पुनः हम अगले सीरीज में अगले पाठ के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी